नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि रासायनिक तत्वों के प्रयोग से और प्राकृतिक तत्वों के प्रयोग से हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, कितना अंतर आता है और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है कितनी घटती है। आपने एक अनुभव किया होगा, अनुभव ही नहीं किया होगा, स्वयं आपने इसको झेला भी होगा कि आज से 30-40 साल पहले, 25 साल पहले हमारे बालों में कई बार जुएं पड़ जाती थी। अक्सर बचपन में आज भी बच्चों को कई तरह की जुएं पड़ जाती है, यद्यपि आज जुओं की दर घट गई है। लेकिन आप यदि 25-30 साल पहले लौटें तो अक्सर सर्दियों के दौरान बहुत सारे बच्चों को जुएं पड़ जाती थी। जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे उनमें 100% बच्चे ऐसे थे जो पूरे साल ही जुएं से पीड़ित रहते थे। कहीं भी बैठ जाएं तो उनके कपड़ों पर जुएं चलती दिखाई दी जाती थी, या दूसरे बच्चे उनके साथ घंटे 2 घंटे बैठ लें तो उनके सिर में भी वो जुएं पहुंच जाती थी। लेकिन अब जुएं देखने में नहीं आती, क्योंकि अब हमने जुओं को का तोड़ तो देख लिया, लेकिन एक समस्या बढ़ गई है। पहले जुएं होती थी, लेकिन उन बच्चों को और वयस्कों के सिर में डैंड्रफ देखने में नहीं आती थी। डैंड्रफ बहुत कम लोगों में परेशान करती थी, लेकिन अब डैंड्रफ बहुत बढ़ गया है। अब 100% युवा हैं वो डैंड्रफ की समस्या से पीड़ित हैं, और इसी डैंड्रफ के कारण उनके बाल भी तेजी से झड़ रहे हैं। डैंड्रफ के कारण ही बाल बहुत कम उम्र में सफेद होते जा रहे हैं। बालों की समस्या को लेकर बहुत लोग तरीके से परेशान हैं, और कंपनियां जो हैं जैसे 30-40-50 साल में एंटी डैंड्रफ सॉल्यूशन, शैम्पू, दवाएं न जाने क्या क्या पैदा करके पूरे समाज पे भ्रमित किए हुए हैं। पहले सामान्यतः हम अपना सिर धोने के लिए प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करते थे। उसमें आंवला, सिकाकाई, बेर की पत्तियां, गुड़हल की पत्तियां, ऐसी चीजें प्रयोग में लाते थे। मुल्तानी मिट्टी प्रयोग करते थे, बेसन का उपटन लगाते थे, मूंग की दाल की पेस्ट लगाते थे। इनसे हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती थी। तो क्योंकि आजकल तो हम बाल रखना ही पसंद नहीं करते। स्त्रियों ने, हमारी माँ बहनों ने छोटे बाल रखना शुरू कर दिया, लंबे बाल रखने का प्रचलन घट गया है। और मनुष्य की बात करें, पुरुषों की बात करें तो पुरुष तो आधे से ज्यादा गंजे हो गए हैं। आधे से ज्यादा पुरुषों के जो बाल हैं 50 साल से कम उम्र में ही पूरी तरह से झड़ जाते हैं। तो आजकल बालों को संभाल की समस्या को ज्यादा नहीं रही, युवाओं की समस्या इसलिए समाप्त हो गई कि हमने शैम्पू शुरू कर दिए, कई तरह की रसायनों का प्रयोग शुरू कर दिया। उसे मेरा कहना है कि जब जब से हमने ऐसे रसायनों का प्रयोग शुरू किया, उससे पहले तो नहाने के लिए भी हम सामान्यतः साबुन का प्रयोग नहीं करते थे। कि आप में से कुछ मित्र 50-60 साल से ऊपर के हैं, इनका संबंध गांव देहात से रहा है। कि मैं स्वयं, मेरा बचपन गांव से व्यतीत हुआ है। तो जब मैं 7वीं 8वीं तक पढ़ता था तो हफ्ता 10 दिन में एक आध बार कई देसी साबुन हम सिर में लगाते थे। पानी साबुन वाला नहीं होता था, हमारा पानी इतना कठोर खारा होता था कि साबुन लगा लें तो ऐसे बन जाता था जैसे कि पक्षियों का घोंसला बन गया हो। हमारे बाल उलझ जाते थे। दूसरे पानी में, ऐसे खारे पानी में तो किसी तरह के साबुन का प्रयोग नहीं हो सकता। और साबुन लगाने का प्रचलन भी ज्यादा नहीं था। फिर प्रचलन आया, फिर हमने रोज साबुन लगाना शुरू कर दिया। साबुन लगाने से, शैम्पू लगाने से एक फायदा तो हुआ कि जुएं मर गई, नहीं तो अक्सर जुएं पड़ी जाती थी। लेकिन जुएं मरी, डैंड्रफ आ गया। अब डैंड्रफ हर व्यक्ति को परेशान करता है, और इतना है कि हम कितने भी अच्छे से अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू का, तेल का, सॉल्यूशन का प्रयोग कर लें, डैंड्रफ की समस्या बढ़ रही है। मतलब मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम इतने रसायनों का प्रयोग करते हैं, उतने ज्यादा हम प्रकृति के विरुद्ध चले जाते हैं। इनका दुष्प्रभाव हमें भोगना पड़ता है। जुएं इस बात का प्रतीक थे कि हम प्राकृतिक हैं। कि जुएं सामान्यतः पूरी उम्र नहीं रहती थी। बचपन में 8-10 साल, 15 साल की उम्र के बाद जुएं पड़ना बंद हो जाती थी, क्योंकि ग्रोथिंग पीरियड होता था, कोई लापरवाही अभी समझ नहीं पाए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे विज्ञान और हेल्थ विशेषज्ञ भी समझ नहीं पाए। मैं उदाहरण कहूँ, जुओं की बात तो दूर तो रही, हमारे पेट के अंदर कुछ कीड़े पड़ जाते हैं जिससे हम एस्केरिस वगैरह कई तरह के हुकवर्म
या टेप बर्बाद भी कहते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम तो आजकल बच्चों को बड़ा पौष्टिक और स्वच्छ आहार देते हैं, लेकिन आज भी अधिकांश बच्चे उन आंतकृमियों से पीड़ित हैं। दिल्ली, मुंबई जैसी बात करें, कलकत्ते जैसी बात करें, तो वहाँ वयस्क भी 80% ज़्यादा आंतकृमियों से संक्रमित है। आंतकृमियों के कारण हमारे देश की आधी आबादी में खून की कमी है। इसके संबंधी बीमारियां इनके कारण हो जाती हैं, लेकिन यही आंतकृमि हमें हमारे कई बीमारियों से बचाए रखते हैं। ऐसा अध्ययन हुए हैं, जिन बच्चों को आंतकृमियों का संक्रमण झेलना पड़ता है, उनमें अस्थमा समस्याएं कम होती हैं, उनमें सांस की परेशानी कम आती है। इसलिए ब्रिटेन जैसे कई देशों में तो अब ऐसे जो आंतकृमियां हैं बच्चों के पेट में छोड़े जा रहे हैं, ताकि उनकी जो प्राकृतिक इम्यून सिस्टम डेवलप हो सके। मेरा कहने का भाव ये था कि डैंड्रफ को खत्म करने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, डैंड्रफ खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब प्राकृतिक थे, हम सामान्य प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करते थे, तो डैंड्रफ नहीं था। तब डैंड्रफ नहीं था तो उससे गंजापन भी नहीं था। डैंड्रफ के साथ अब सोरायसिस की बीमारी आ गई, इसलिए बहुत लोग इससे पीड़ित है। हमारे देश में कम से कम 7.5-8 करोड़ से ज्यादा 8 करोड़ से लोग भयंकर रूप से सोरायसिस से पीड़ित है। सोरायसिस ऐसी बीमारी है जहाँ जो रोगी हैं उनकी चमड़ी से मछली जैसे छिलके छिड़कते रहते हैं, फिर उससे जख्म हो जाते हैं। एक्जिमा, दाग के एक्जिमा, एक्जिमा तो एक ऐसी बीमारी है जिससे 80-90% लोग पीड़ित हैं। वो बीमारी भी किसी भी उम्र में हो जाती है। पहले सामान्यतः ये बीमारी 15-16 साल की उम्र के बाद नहीं होती थी, अब किसी भी उम्र में हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी प्राकृतिक दशा को बदल लिया। लेकिन जब हम प्राकृतिक थे, जब हम नहाने में, बालों में, हाथ धोने में आंवले का प्रयोग करते थे, रीठा का प्रयोग करते थे, शिकाकाई का प्रयोग करते थे, भृंगराज का प्रयोग करते थे, या फिर उपटनों का प्रयोग करते थे, जैसे बेसन है, या फिर दही से बाल धोते थे, तो हमारी बालों की ताकत भी ज्यादा रहती थी, बाल भंवरे जैसे काले होते थे, कुंदनदार होते थे। लेकिन अब तो हमने परिभाषा ही बदल दी, अब बाल छोटे बालों का ही प्रश्न बना दिया। ठीक यही जो मैंने बताया है, यही प्रभाव हमारे रासायनिक खादों का हमारी मिट्टी के ऊपर पड़ता है। जब हम मिट्टी में रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते थे, तो मिट्टी में हर तरह के पोषक तत्व सहजता से उपलब्ध थे, बहुत पोषक थे, इसलिए हर तरह की फसलें सहजता से हो जाती थी। अब हम अपने खेत में हर तरह की फसल नहीं ले सकते। यदि आपकी मिट्टी के अंदर ह्यूमस की दर 0.34% के आसपास है, तो आप ऐसी फसल में आप आप साग सब्जियां लेने की भावना नहीं कर सकते। आप लगाएंगे, आपको घाटा रहेगा। इसी तरह हर मिट्टी में केले की फसल नहीं ले सकते, अनार की फसल नहीं ले सकते, पपीता नहीं लगवा सकते। आप हर मिट्टी में आप ना तो कॉटन ले सकते हैं, चाहे वैज्ञानिक कुछ भी कहें, आप गेहूं नहीं ले सकते। गेहूं की ऐसी प्रजातियां हैं जो दावा करती हैं कि प्रति एकड़ वो 70 से 75 क्विंटल उत्पादन देती है। लेकिन आज भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, यहाँ खादों की भरपूर उपयोग के बावजूद भी कोई किसान 30-32 क्विंटल से ज्यादा गेहूं का उत्पादन ले रहा हो। यही बात सरसों के साथ में भी देखने में आती है, चने के साथ में देखने की आती है, सोयाबीन के साथ देखने में आती है, कि जितना दावा किया जाता है, जितने उन्नत बीज हमारे वैज्ञानिक उत्पन्न कर रहे हैं, जो उनकी सीमा है, उसकी सीमा को हमने आधे % भी क्रॉस नहीं की। इसीलिए पिछले 8-10 सालों में एक समस्या खड़ी हो रही है। उस समस्या को पृथक रूप से अनुभव किया जाने लगा। अभी तो हम बातों में आ जाते थे, हमारे किसान मित्र भटक जाते थे, लेकिन किसानों को अब बात समझ में आने लगी है, इसीलिए वो कर्जदारी होते जा रहे हैं। कि बात ये समझ आने लगी है कि जो दावा बीज वाले या किसान, जो कृषक विशेषज्ञ उन्हें बताते हैं, वो कोरी बातें हैं। क्योंकि हर फसल में, हर मिट्टी में हर फसल नहीं ली जा सकती, लेकिन लेने का प्रयास करते हैं। हमारी फसल में जीवांश की मात्रा 4% है, आप उसमें गोभी लगा देंगे, आप उसमें गन्ना लगा देंगे, आप उसमें पपीता लगाएंगे, आप उसमें अमरूद, आम लगाएंगे या केला लगाएंगे, तो उसमें उत्पादक होना ही नहीं है। आप फसल फसल पौधे रोपेंगे, बीज डालेंगे, तो उसमें से आधे से ज्यादा बीज अंकुरित ही नहीं होंगे, और अंकुरित हुए तो 8-10 दिन के बाद पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे। मरेंगे तो फिर वो कहेंगे ये दवाई डाल दो, ये खाद डाल दो, उसी में आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आज फसल की तैयारी में ही किसान को प्रति एकड़ 15 से 35 हजार का खर्च आ जाता है। अब जो भी फसल लगाते हैं,
उसकी तैयारी में 15 से 20 हजार तो जुताई बुवाई और पानी में लग जाता है। फिर आप 5-7 हजार की खाद भी उसमें लगाते हो, 5-7 हजार के बीज भी डालते हो, तब आपकी फसल शुरुआत होती है। इसमें आपका 30-35 हजार रुपये प्रति एकड़ लग जाता है। यदि वो फसल जम गई, 50% भी वो बीज वो विकसित होने शुरू हो गए, तो आप अपने को धन्य मान लेते हैं कि 100% की आशा ही नहीं करते। और यदि वो आधे भी नहीं जमी तो अब नुकसान हो गया। फिर आपको फिर 35,000 रुपये, 30,000 रुपये फिर लगाएं, फिर जमाने की कोशिश करें, और इस पीरियड में भी आपके 2-3 महीने खराब हो जाते हैं। इसीलिए किसान ऐसे नुकसानों से बार बार हताश होकर कृषि से बाहर आ रहा है, खेती बाड़ी से बाहर आ रहा है, कर्ज में दब रहा है। नहीं तो यही किसान, क्योंकि कहा भी गया है, ये यथार्थ भी है, किसान जैसा व्यापार कोई नहीं। कि किसान एक बीज डालता है तो एक बीज से 1000 बीज पैदा होते हैं। आप व्यापारी 1 रुपए से 1000 रुपये 2-4 महीने में नहीं कमा सकता, लेकिन किसान कमा सकता है। किसान एक आम की गुठली से, एक आम के पेड़ से कम 1500-2000 आम ले सकता है। किसान एक वृक्ष की पौध से एक वृक्ष का पौधा लगावे। वृक्ष का पौधा तो पहले अपने आप लगाते थे, आपने देखा होगा घूरों में, गली कुचों में, कहीं भी मिर्च का पौधा डेवलप हो जाता था, टमाटर लग जाता था, बैगन उगाते थे, वहीं से उखाड़ के हम बचपन में ऐसा करते थे, लगा दिया, और उसी पेड़ पर 100-150 मिर्ची लग जाती थी। 100-150 के आस टमाटर आ जाते थे, बैंगन लग जाते थे, भिंडी लग जाती थी। एक मात्र कृषि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप 1 से 1000, 150, 200, 400, 500, 1000 गुना अपनी फसल को ले सकते हैं। अपना जो जो लाभ है कमा सकते हैं। ऐसा कोई व्यापार नहीं है। व्यापार यदि करना चाहेंगे तो उसमें इतनी वृद्धि नहीं, 10% का, 15% का, 25% से, लेकिन इसी व्यापार में जिसमें अनंत गुना वृद्धि की संभावना है, आज किसान अपनी किस्मत को रोने लगा है, क्योंकि उसको ऐसे चक्कर में डाल दिया गया है। इस चक्कर से बाहर आने का है कि सही सोच, सही तरीके से बढ़ने की आवश्यकता है, मिट्टी को स्वस्थ करने की जरूरत है। धन्यवाद मित्रों।